बुधवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बिगड़े हालात, भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू। महाराष्ट्र में आज हो सकती है महायुति की अहम बैठक। रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद के सुचारू संचालन को लेकर होगी चर्चा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इटली की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। और समाचार की शुरुआत करते हैं इस समय की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में इस समय बवाल हो चुका है। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर में होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद ये स्थिति बनी है और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल। बीती 19 नवंबर को आपको बताएं कि स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का एक सर्वेक्षण किया गया था और मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी और उसी दौरान बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये ताज़ा दृश्य हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से संभल के हालात नहीं संभले हुए हैं, हालात किस तरह से बेकाबू हुए और आखिर पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल होने की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए। सर्वेक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी और आप देख रहे हैं इन दृश्यों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी अनियंत्रित हुई और आखिर में पुलिस को मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि जैसे तैसे भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ आक्रोशित हुई और सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर आक्रोश व्यक्त किया, पथराव किया। और ये ताज़ा तस्वीरें संभल से आ रही हैं जहां हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की और कई लोगों को आप देख रहे हैं पुलिस ले जाते हुए ताकि किसी तरह से ये हालात संभलें। लेकिन संभल के जो ये हालात हैं फिलहाल संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पथराव हुआ है, बड़ी मात्रा में पत्थर यहाँ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। और यूपी का ये संभल जहां बड़ी तादाद में भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव हुआ, सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जो बता रही हैं कि भीड़ ने पुलिस पर किस तरह से पथराव किया। यूपी के ये हालात, यूपी के संभल में इस वक्त जो स्थिति देखने को मिली, आपको बताएं ये पूरा मामला मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ जो संभल है वहाँ टीम पहुंची थी आज सर्वेक्षण करने के लिए और उसी दौरान बड़ी तादाद में एकत्रित हुई इस भीड़ ने टीम पर पथराव किया, पुलिस की टीम पर पथराव किया और मौके पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बताएं कि ये पूरा मामला
कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था और बीते 19 नवंबर को सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और उसके 4 दिन बाद आज फिर टीम पहुंची थी, क्योंकि उस समय भी सर्वे नहीं करने दिया गया था। और आज फिर टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंची तो इस तरह के हालात निर्मित कर दिए गए, जहां पथराव किया गया सर्वेक्षण टीम पर, साथ ही साथ पुलिस पर पथराव किया गया। और ये बड़ी तादाद में लोग, जिन्हें तीतर बितर करने का प्रयास पुलिस ने कभी लाठी चार्ज करके किया तो कभी आंसू गैस के गोले तक छोड़ने की स्थिति आ गई। अश्रु गैस छोड़ना पड़ा ताकि लोगों को तीतर बितर किया जा सके। ये दृश्य ताज़ा आप देख रहे हैं, किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर पथराव हुआ है, पत्थर सड़कों पर हैं और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए जो चाहते थे कि सर्वेक्षण ना हो। और इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह से। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के संभल में नहीं संभले हालात, बिगड़ गए हालात और बेकाबू हालात को संभालने के लिए आखिर पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़ गए। तो कुछ देर में हम अपने संवाददाता विकास सिंह से भी इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात संभल में बने हैं, कितने हालात बेकाबू हुए हैं। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव करने का प्रयास किया है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, संभल के हालात बेकाबू नहीं संभले, आखिर पुलिस को अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ गया? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से वहां पर टीम पहुंची थी सर्वे के लिए, उसके बाद वहां पर जो भारी भीड़ ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया, टीम को रोकने का प्रयास किया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, क्योंकि भीड़ वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी वहां पर। तो ये कोर्ट का सर्वे दूसरी बार टीम पहुंची थी इस सर्वे कराने के लिए। ये मामला जो दाखिल किया गया था 29 तारीख को कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसी को कुल मिलाकर यहाँ पर टीम चाह रही थी कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाए। इससे पहले जब गई थी तभी वहां पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल था। इसके बाद देखा यह गया था कि जुम्मे की नमाज के दिन भी वहां पर काफी ज्यादा फोर्स लगाई गई थी। हालांकि उस दिन कुछ हालात नहीं बिगड़े, लेकिन जब आज सुबह सर्वे के लिए वहां पर टीम पहुंचती है, कोर्ट कमिश्नर पहुंचते हैं, साथ में मौके पर आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर भीड़ का रवैया जिस तरीके से था, हालात बेकाबू हो गए। वहां पर उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया, वहां पर उस स्थान को खाली करा लिया गया है। फिलहाल वहां पर आला अधिकारी पुलिस के मौजूद भी हैं, जिला प्रशासन के भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ दृश्यों के माध्यम से नजर आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये लोग हैं ये सर्वेक्षण में किसी तरह का सहयोग नहीं देना चाहते हैं और शायद इनकी मंशा है कि सर्वेक्षण ना हो और इसीलिए आज इस तरह के हालात बने। क्योंकि इससे पहले भी जब सर्वेक्षण की टीम पहुंची थी 19 नवंबर की अगर हम बात करें तो उस दिन भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे, हालांकि आज उससे ज्यादा बेकाबू भीड़ देखने को मिली है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही हालात थे वहां पर। जब उस दिन भी वहां के लोग नहीं चाह रहे थे कि सर्वे किया जाए और इसके बावजूद जब आज पहुंची है तो आज भीड़ उग्र हो गई। जिस तरीके से उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की भावनाएं किस तरीके से वहां पर हैं। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से था, इसका पूरा जिक्र किया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में जो अपील की है, जो एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने इस मामले पर बताया है कि जब ये पूरा वाकया बाबरनामा में था, वहां पर जो मंदिर था 1529 से पहले वहां पर मस्जिद था। इस बात की उनके पास पूरे तथ्य प्रमाण है बाबरनामे के जरिए और अन्य कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के जरिए उनके पास तमाम सारे सबूत मौजूद हैं। वो ये चाह रहे थे कि मामला अगर ऑथेंटिक सर्वे हो जाता है, उसके आधार पर फिर कोर्ट किस तरीके से निर्णय करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। लेकिन पूरा ये चाह रहे थे, अपील की जा रही थी खासतौर से विष्णु शंकर जैन के तहत कि इस मामले को पूरी तरीके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराया जाए और कहीं से अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो उसके जरिए फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। विकास, अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? क्या पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या किन्हीं लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है? किस तरह के हालात अभी वहां देखने को मिल रहे हैं? फिलहाल वहां पर जब पुलिस ने भीड़ को
तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। तो उस बीच कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके बाद उनकी मंशा जानने का प्रयास करेगी। लोगों से, खासतौर से जिन लोगों को पकड़ा है, जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और निश्चित रूप से जो घटनाएं की गई हैं, लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वहां स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा काम किए गए थे। उसी के कारण ये हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई है। कोई भीड़ अचानक से कभी वहां नहीं आ जाती है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे लोग वहां पर, कई ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो कोर्ट के काम में बाधा डालना चाहते हैं, प्रशासन के काम में बाधा डालना चाहते हैं। इन्हीं लोगों का ये काम है और पुलिस उन पर आगे की कार्रवाई करेगी। और खासतौर से वहां पर जो तनाव है, तनाव दूर करने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी वहां मौजूद हैं। बातचीत जारी है फिलहाल। विकास, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और सर्वेक्षण की टीम को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट की तरफ से सर्वेक्षण टीम को आदेश दिया गया कि आप जाकर के सर्वेक्षण कीजिए, क्योंकि 29 तारीख को फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो बाबरनामा और तारीख बाबरी जैसे ग्रंथ भी बताते हैं कि यहाँ पर पूर्व में मंदिर था। तो अगर दूध का दूध पानी का पानी होने की बात है, सर्वेक्षण करने की बात है, तो आखिर इतना बड़ा आक्रोश क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, क्यों अमन चैन को खराब करने की कोशिश की जाती है? तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को सुधरने नहीं देते हैं। आमतौर पे हमने देखा था जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय आया था, प्रभु श्री राम मंदिर वहां पर बना था, वहां पर भी एसआई का सर्वे कराया गया था। उसके बाद से वहां पर अब भगवान राम का भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया है। तो कई ऐसे अराजक तत्व जो समाज में इसको लेकर तनाव फैलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर सौहार्द की स्थिति बनी रहे। लोगों की जहां पर सदियों से भावनाएं जुड़ी हैं, उसका मामला जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और क्योंकि इससे पहले 1529 से पहले माना यह जाता था हरिहर नाथ का मंदिर वहां पर है और तमाम सारे लोगों के जो बुजुर्ग हैं, उनकी कई पीढ़ियों पहले वहां पर लोग वहां पूजा करते थे। इस बात का जिक्र है। लोगों की भावनाएं आज भी उस मंदिर को लेकर जुड़ी हुई हैं। तो लोगों का यह कहना था कि अगर कोर्ट का सर्वे हो जाता है, एएसआई का सर्वे हो जाता है, वहां पर अगर प्रमाणिक दस्तावेज मिलते हैं तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं वहां पर खासतौर से ज्ञानवापी में कि एक स्थान को खोला भी गया था, वहां पर तहखाने को खोला गया था। वहां पे पूजा पाठ भी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोनों लोगों की, समाज में जो भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपनी ही बात रखना चाहते हैं और खासतौर से एक समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई सामने ना आ पाए, इसको लेकर काफी ज्यादा वो लोग कट्टरपंथी लोग इन्हें कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो लोग समाज में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी मामले का पटाक्षेप ना हो पाए, ये मामला ऐसे ही बना रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। राजनीतिक रोटी की जिस तरह से आपने बात की विकास, तो हमने देखा कि जब पहली बार सर्वेक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद भी सियासत गरमाई थी। क्या ये उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाया गया कि इस तरह से आज सर्वेक्षण टीम को सहयोग नहीं किया गया? कहीं ना कहीं रसूखदारों का, या फिर कहें कि राजनीतिक कुछ जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और पीछे से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं कि इस तरह का माहौल बने? बिल्कुल निस्संदेह रूप से यही एक कारण है। तमाम सारे रसूखदार और उनके पीछे जो राजनीतिक सर्वेक्षण होता है, उनकी अपनी मंशाएं होती हैं। उसी के अनुसार वो उनको एक जाति विशेष वर्ग को बांट के रखते हैं, अपने निहितार्थ को हल करते हैं, अपने कामों को, अपने जो है कह रहे हैं। खासतौर से हमने देखा कि जो समाज को बांटने वाले, आमतौर पे समाज में जो निचला तबका होता है, उसके हित की कभी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और समाज को बांटने में ही उनकी भलाई होती है। तो ऐसे ही रूप में इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। बांटने की बात कही जाती है, धर्म के नाम पर बांटने की बात कही जाती है, जात के नाम पर बांटते हैं और अपने रसूख बढ़ाते जाते हैं दिन ब दिन। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में सामाजिक सौहार्द के रहे, सभी लोग जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं उनके अनुसार काम किया जा सके और वहां पर जो तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक प्रमाण वहां पर किए जाए, सर्वेक्षण किया जाए, वो सब अगर सामने आ जाएगा तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। वो नहीं चाहते हैं कि ये मामला पूरा किया जाए, एसआई का सर्वे किया जाए, ताकि अगर वहां पर प्रमाण में हरिहरनाथ मंदिर की बातें आ गई तो फिर निश्चित रूप से वो पूरा तकबा दबाव में होगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फिर कोर्ट कार्रवाई करेगा। कोर्ट निश्चित रूप से वैसे ही निर्देश देगा जैसे ही सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय, अपने निर्देश देता है।
निश्चित तौर पर विकास देश संविधान को मानता है, न्यायपालिका को सर्वोच्च मानता है, लेकिन इस तरह से जब कोर्ट के आदेश आते हैं और इस तरह के माहौल बिगड़ते हुए हम देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी घमासान जो है वो इस तरह के माहौल को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं पीछे से अपनी अहम भूमिका निभाता है। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पहली बार सुनवाई हुई थी उस समय में मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना था, और आज जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है, संभल की स्थिति बेकाबू हुई है, तो आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या चाहते हैं, ये क्या कहना था इनका? देखिए, ये लोग चाहते हैं यथास्थिति बनी रहे, जैसे चल रहा है वैसे चले, उनका जिन जगहों पर कब्जा बरकरार था वैसा ही बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है संविधान के तहत तमाम सारी जो चीजें दी गई हैं, हर व्यक्ति के अधिकार हैं, हर समुदाय के अधिकार हैं, वो भी अपनी भावनाओं के अनुसार तथ्यों को लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं और अगर बात कहते हैं। ये निर्देश किसी व्यक्ति का निर्देश नहीं है, ये कोर्ट का निर्देश है। उसी के अनुसार वहां पर सर्वे कराने की बात कही गई थी और सर्वे के अनुसार फिर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करता और उनको निश्चित रूप से इस बात का संदेह है मन में, और संदेह की बात करें तो यकीन है इस बात का कि वहां पर उससे पहले हरिहरनाथ का मंदिर रहा ही होगा, तभी लोग सर्वे करने के लिए राजी नहीं है। और निश्चित रूप से इस कार्रवाई को कोर्ट के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, किसी व्यक्ति या किसी सरकार के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिन लोगों की संविधान में आस्था है, जो लोग संविधान की बातें कहकर दुहाई देते हैं, उन लोगों को संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, कोर्ट की कार्रवाई पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है संविधान सर्वोपरि है और निश्चित रूप से उसी के अनुसार यह कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि यह सर्वे कराया जा सके जिससे कि सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। विकास, आगे किस तरह की संभावनाएं अब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज तो माहौल बिगड़ चुका है, आज स्थिति बिगड़ चुकी है। हालांकि सर्वेक्षण टीम को अपना काम करना है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोर्ट में अगली सुनवाई भी होनी है। आगे किस तरह की संभावनाएं अब बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आज तो भीड़ ने बवाल कर दिया, संभल को संभलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इस भीड़ को तितर बितर किया जाए और इसीलिए अश्रु गैस का इस्तेमाल भी किया गया। जी बिल्कुल, पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उसने प्रयास किया है और वहां पर अभी भी मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, वहां पर कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद है और निश्चित रूप संभवतः अभी कुछ अगले घंटों में जब वहां पे हालात पे काबू पा लिया जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे तो हो सकता है अभी ये जो सर्वे की कार्रवाई हो वो अपना काम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में रह के वो अगली कार्रवाई की जाए। अगले कुछ घंटों में चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको करवाना प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन वहां पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था और ये आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, जो कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन सामाजिक हालात बिगाड़ने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है और पुलिस निश्चित रूप से उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई करेगी। क्या उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने इस तरह की अराजकता फैलाने का काम किया है? बिल्कुल, उन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, इसके साथ साथ उनके पीछे कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास करेगी। जो समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, ये तो निश्चित ही रूप से है। लेकिन आगे की जो कार्रवाई जो कोर्ट के द्वारा निर्देश है उसको कैसे पूरा कराया जा सके उसके लिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं आगे कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। विकास, हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो किस तरह की दलील दी गई थी? जिस तरह से कहा गया कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ, साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए और उसी के बाद इस तरह के सर्वेक्षण की कार्रवाई के आदेश कोर्ट की तरफ से आए। विकास, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम एक बाइट सुना देते हैं किस तरह के हालात को लेकर के क्या कुछ डीएम संभल का कहना है। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तौर पर उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया।
तो संभल के डीएम को अभी आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि फिलहाल स्थिति को संभाला गया है, संभल के जो हालात हैं उन्हें सामान्य करने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि कुछ जिस तरह से इंतजामिया कमेटी है या बाकी कुछ लोग हैं, उनका इस सर्वेक्षण में सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन ये जो अराजक भीड़ है उसने कहीं ना कहीं सर्वेक्षण को बाधित करने का काम किया, जिसकी वजह से इस तरह के हालात निर्मित हुए। बड़ी संख्या में पथराव किया गया और पुलिस को और प्रशासन को मुस्तैदी के साथ सामान्य हालातों को करना पड़ा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भी जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे और अपडेट ले लेते हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे कि डीएम का बाइट आ रहा था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब वहां की जो इंतजामिया कमेटी है या फिर बाकी और भी जो संगठन है उनका सहयोग मिल रहा है और इस काम को अब आगे बढ़ाया जाएगा। स्थिति सामान्य कर ली गई है और पूरा प्रयास है कि सर्वेक्षण को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, कि अब हालात को काबू करने के बाद सर्वे का आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये टीम सर्वे करेगी और इसके बाद 29 तारीख को कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगी और उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाती है। कोर्ट निर्देश देता है तो एएसआई का भी वहां पर सर्वे कराया जाएगा और निश्चित रूप से जो प्रमाण आएंगे उसके आधार पर कोर्ट फिर आगे के दिशा निर्देश देगी। तो अब फिलहाल सर्वे का काम वहां पर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जैसा कि आला अधिकारी ने बताया, वहां के जिलाधिकारी ने बताया, पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, तमाम सारे जो अन्य अधिकारी हैं, पुलिस बल है मौके पर, अतिरिक्त पुलिस बल लगा लिया गया है वहां पर इससे पहले भी आसपास के जिलों से पुलिस मंगा ली गई थी। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो उसके मद्देनजर पहले से ही संभल में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी पहले से करा ली गई थी। तो अब फिलहाल सर्वे का काम जो जारी है और निश्चित रूप से अब इंतजार होगा 29 तारीख को जब कोर्ट में ये सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं कोर्ट के समक्ष। विकास, जिस तरह से आपने बताया कि आसपास के बलों को भी बुलाना पड़ा था और इस तरह की स्थिति थी, क्या अब पूरे सर्वेक्षण के दौरान भी कोई स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती वहां करनी होगी, किया जाएगा, या फिर जो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन है वो ही इस पूरी सर्वेक्षण की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वहां पर जो खासतौर से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया था वो खासतौर से माना ये जा रहा था, अंदेशा ये व्यक्त किया जा रहा था कि जुम्मे की नमाज होनी थी वहां पर, उस दिन कहीं कोई ऐसे भड़काऊ बातें ना फैलाई जाए जिससे कि भीड़ बेकाबू हो जाए, लेकिन इसलिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल पहले से मंगाया गया था और उस दिन कोई हालात में कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां पर सामान्य हालात रहे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके के हालात हुए हैं उसके नजर प्रशासन की जो तैयारियां थी वो बहुत जरूरी थी, इस बात को दर्शाता है। प्रशासन पहले से ही वहां पर भांप चुका था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उसने अतिरिक्त फोर्स वहां पर संभल डिस्ट्रिक्ट में मंगा कर रख ली थी। आगे के हालात जिस तरीके से रहेंगे पुलिस ने फिलहाल बता रही है कि अब फिलहाल वहां पर लोग सहयोग कर रहे हैं, जो इंतजामिया कमेटी है या अन्य वहां पर लोग हैं। अब फिलहाल कोर्ट सर्वे का काम जारी है, लेकिन फिलहाल अन्य कोई समुदाय, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की लोगों की भावनाएं भड़काने का नाम ना करे, उग्र ना करे, इसके लिए वहां पर जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती लगातार की गई है। वहां पर जो फोर्स है उसको वहां पर तैनात किया गया है कि हर गतिविधि पर नजर रखे, किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न कर सके, उसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद रहनी चाहिए। इसी के मद्देनजर वहां पर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एसपी संभल को अभी आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आज पुलिस पर पथराव किया गया, सर्वेक्षण करने पहुंची टीम को भी आड़े हाथ लिया गया और बड़ी तादाद में अराजक तत्व वहां मौजूद थे जिन्होंने पथराव किया और उसके जवाब में पुलिस प्रशासन को अश्रु गैस छोड़ना पड़ा और
माहौल को, स्थिति को सामान्य बनाना पड़ा। साथ ही साथ एसपी ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन लोगों को चिन्हित जरूर किया जाएगा जिन्होंने इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ और भी लोगों को हिरासत में लेकर के जाना जाएगा कि आखिर इस तरह के हालात, बेकाबू हालात की स्थिति निर्मित किस तरह से की गई, कौन लोग इसके पीछे थे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भी बने हुए थे, उनका भी धन्यवाद। और फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 116वीं कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। राज्य में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार रही। राज्य के सभी हिस्सों में महायुति की इस सुनामी में आघाड़ी धूल की तरह उड़ गई। जहां एक और महायुति के तीनों प्रमुख दल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, वहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। महायुति ने इस जनादेश को सुशासन पर जनता की मुहर बताते हुए राज्य को विकास को और तेज करने का आश्वासन दिया। आज महायुति के घटक दलों की अहम बैठक होने की संभावना है। और 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी यात्रा शुरू करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के जटिल परिदृश्य को लचीलेपन और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के मिश्रण के साथ आगे बढ़ाया है। उनके करियर की दिशा, जिसने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने से पहले नागपुर का सबसे युवा मेयर बनते देखा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत का एक बड़ा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये वो लाइनें हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में कही थी। उनकी ये बात महाराष्ट्र विधानसभा के ताजा नतीजों ने साबित भी कर दिया है।
देवेंद्र फडणवीस प्रदेश में महायुति की प्रचंड जीत में एक बार फिर करिश्माई चेहरा बनकर उभरे हैं। देखा जाए तो फडणवीस का राजनीतिक सफर असाधारण रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। 1989 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। वहीं 22 वर्ष की आयु में वे नागपुर नगर निगम में पार्षद बने और 1997 में महज 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत भी हासिल की। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में फडणवीस 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फडणवीस पिछले 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रखते हैं तथा महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने कई ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की थी। फडणवीस ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने की घोषणा की। इसी तरह आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए आपने सरकार शुरू किया। इसके अलावा फडणवीस ने 2015 को मुंबई नेक्स्ट लॉन्च किया, जबकि महाराष्ट्र अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का उद्घाटन भी किया। वहीं साइबर प्रयोगशालाओं और ग्राम डिजिटलीकरण का भी शुभारंभ किया। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत ऋण माफी से राज्य के 89 लाख किसानों को राहत मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने कूटनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ से तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाया। शिवसेना के इनकार के बाद फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ वैकल्पिक गठबंधन की तलाश की। हालांकि ये सरकार अल्पकालिक थी, जो केवल 72 घंटे बाद गिर गई। इसके बाद फडणवीस ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की भी भूमिका निभाई। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद फडणवीस को भाजपा नेतृत्व द्वारा शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौटने का निर्देश दिया गया। फडणवीस ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपने निष्ठा का संकेत देते हुए उप मुख्यमंत्री की भूमिका स्वीकार कर ली। इन चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने महायुति की सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया है। चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने जहां विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, वहीं आक्रामक हिंदुत्व के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने वोटर से वोट जिहाद का जवाब धार्मिक रण से देने की अपील की। इसके अलावा सीट शेयरिंग में फडणवीस ने सहयोगियों के साथ समन्वय में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह है कि पीएम मोदी के शासनकाल में देवेंद्र फडणवीस भाजपा के पहले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को एक राज्य में लगातार 3 जीत दिलाई है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा की अगली पीढ़ी के लिए शीर्ष नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लंबा अनुभव रखते हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और ये ग्राफ लगातार बढ़ता गया और आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से कमल खिला है और उसकी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में रखकर ही दिया जा रहा है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज़्यादा सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और भी ज़्यादा तथ्यों के साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि आज का दिन महाराष्ट्र में किस तरह का रहने वाला है। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि उम्मीद से ज़्यादा पक्का इरादा, कुछ इस तरह की बयार बही है महाराष्ट्र में, लेकिन आज का दिन किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि अब बारी है किसके सिर पर होगा मुख्यमंत्री का ताज। जी देखिए, चुनौती तो पहले ये थी कि किसको कितने आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है महायुति को, और उसमें भी अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी का है। वहीं अगर अब आगे की रणनीति क्या होगी उसकी और बात करें तो आपने जिस तरीके से बताया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसके ऊपर अब चर्चा शुरू हो चुकी है और कल ही से ये सारा चर्चा जो है शुरू हो चुकी है। अगर बात करें जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो उनके मन की बात तो यही है कि हर उनके पार्टी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बने, और उसी तरीके से हम देख भी रहे हैं कि ये सारे जो इलाके हैं जहां पर मंत्रालय है या आमदार निवास है, इन सभी जगहों पर पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। और स्पेशली अगर हम
एनसीपी की बात कर लें, जो अजीत पवार का गुट है, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनका जो सेना है, उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए हैं यहाँ पर भावी मुख्यमंत्री करके। और जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं ये जो बात है कि नाम नहीं अनाउंस हुआ, उसके पहले ही अगर ये सारी पोस्टरबाजी होने लग जाएगी तो ये बात थोड़ी पेचीदा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के हलचल की, तो हर जो आला नेता है अपने पार्टी का, जैसे देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात कर लें, तो उनके बंगले पर, जो सागर बंगलो है यहीं टाउन की तरफ में, वहां पर जो नवनिर्वाचित, जो जीते हुए जो एमएलएज हैं, वो आ रहे हैं और अपनी एक तरीके से अटेंडेंस लगा रहे हैं कि अपना आभार प्रकट कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। और साथ ही वहीं अगर हम बात करें एनसीपी की, तो वही देवगिरी बंगलो जो है वहीं से थोड़ा पास में है, उनके बंगलों पर भी जो अभी के जीते हुए एमएलएज हैं वो भी आ रहे हैं और अपने अटेंडेंस लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात कर लें, तो उनके घर पर भी ये जो सारी चर्चाएं हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति होने वाली है, वो सारी चर्चा शुरू हो चुकी है। और मीटिंग्स यही होगा आज का दिन। और जो मुख्य मीटिंग ये होगी कि तीनों ही दल के जो आला नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और उसके बाद में ये चर्चा संपन्न करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ये भी माना जा रहा है कि जो ये पैटर्न है, फिलहाल का पैटर्न, करंट पैटर्न, कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। लेकिन हम सभी समझते हैं क्योंकि बीजेपी के पास में सबसे बड़ी मेजॉरिटी आई हुई है, सबसे बड़ा आंकड़ा आया हुआ है, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और साथ ही जो उप मुख्यमंत्री होंगे वो एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से होंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो पार्टीज हैं शिवसेना और एनसीपी, इनको भी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, प्लस पोर्टफोलियोज होते हैं, वो भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। बातें ये भी चल रही हैं कि कल तक में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ होने वाला है। और मुख्यतः ये भी बातें मुंबई की गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चे में है कि वानखेड़े स्टेडियम, जो अपने क्रिकेट के लिए, अपने जीत के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जो शपथ विधि है वो संपन्न की जाएगी। डेट वही है, या तो कल हो सकती है ये चीज, या तो परसों हो सकती है, लेकिन जो भी होना है 26 के पहले होना है, 26 तारीख को होना है, क्योंकि उसके बाद में जो महाराष्ट्र के टेन्योर है ये 5 साल का, वो खत्म हो रहा है, वो संपन्न हो रहा है। इसीलिए ये आंकड़े को, इस डेट को ध्यान में रखा जा रहा है और जल्द से जल्द हर जो पार्टी है वो चाहेगा कि इस बात को संपन्न किया जाए और एक नया सरकार महाराष्ट्र की जनता को दे दिया जाए। जी शमा, और भी क्या कुछ आज पूरे दिन भर हलचल रहने वाली है? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि बैठकें होंगी, क्या विधायक अपने दल का नेता, अपना नेता चुन पाएंगे आज के दिन, जो बैठकों की सरगर्मी होने वाली है? साथ ही साथ अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे के अलावा अगर हम बड़े और प्रमुख चेहरों की महाराष्ट्र की बात करें, तो मिलकर चुनाव लड़ा है, मिलकर सरकार बनाएंगे, तो ऐसे कौन कौन से नाम संभावित हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर देखने को मिलेंगे? देखिए, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो आपने जो एक तरीके से जब विजय संदेश दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और वो वहां पर जो उपस्थित जो भी नेता थे वो सभी को आपने देखा, और इसकी पूरी एक कॉन्फिडेंस है कि जो शपथ विधि होगी वहां पर वो जरूर उपस्थित होंगे। जिनमें से जो बड़े नाम हैं वो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं, महाराष्ट्र मुंबई की अगर बात कर लें जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, वो रहेंगे। इसके अलावा पंकजा मुंडे होंगी। साथ ही हमने देखे कि जितने भी मिनिस्टर्स ने, जो स्टेट मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने भी चुनाव लड़े हैं, वो सभी ने अपने सीट्स को सिक्योर किए हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से जो ये पार्टीज अलायंस पार्टी ने किए हैं, परफॉर्मेंस किए हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रेट, स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा है अपने पास में। और जो चर्चा चल रही थी कि ये प्रूव करने की बात है कि कौन सा असली पार्टी है, तो ये तो जाहिर सी बात हो गई कि अब कोई यहाँ पर क्वेश्चन है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो शिवसेना की अगर बात कर लें, एकनाथ शिंदे, तो 57 सीट्स है उनके पास में। वहीं जो उद्धव ठाकरे की गुट है वहां पर उनको सिर्फ 20 सीट आए हुए हैं। शरद पवार की पार्टी की बात कर लें तो उन्हें सिर्फ 10 सीट आए हुए हैं, और वहीं अजीत पवार ने 40 सीट अपने पास में सिक्योर किए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं
कि जो ये एक चर्चा चल रही थी कि कौन सी असली है, वो तो अब संपन्न हो गई यहाँ पर, वो तो अब समाप्त हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो आला नेता होंगे इन सब पार्टीज में से, उन्हें मुख्यतः कौन सी पोर्टफोलियोज मिलती है, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मिलते हैं, वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा जो है वो जरूर जारी रहेगी आज के दिन पर मुंबई में। और हर बंगलों पे, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि हर बंगलों पर, भले वो देवेंद्र फडणवीस हों, अजीत पवार हों या एकनाथ शिंदे हों, इन सभी के बंगलों पर आभार प्रकट भी जारी रहेगी और साथ ही चर्चा भी जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए श्यामा। तो श्यामा बता रही थी कि आज महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल रहने वाली है और जल्द ही पता चल जाएगा, ये राज खुल जाएगा कि किसके सिर पर होगा मुख्यमंत्री का ताज। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है। अगर हम पढ़ना चाहे तो ये बत्ती जला देता है। शौच के लिए अंधेरा होने तक रुकने नहीं देता ये। हमारे बच्चों की शादी में रुकावटें आने नहीं देता ये। पानी को छत से नहीं, नल से हम तक लाता है। ये छत पर एक और छत सजाता है। ये हमारी आय बढ़ाता है, हमारा हाथ बटाता है। तभी तो आज बीमारियां, कठिनाइयां घर के बाहर होती हैं और सुकून अंदर। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। PM आवास, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा में जिस तरह से जनादेश मिला है और क्या कुछ आज पूरे दिन हलचल रहने वाली है, इस पूरी खबर पर। और अब रुक कर लेते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को नेता चुना जाएगा और इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन की कवायदों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड के झामुमो गठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें हासिल की। इंडी गठबंधन ने बहुमत से 15 सीटें ज्यादा जीती। अकेले झामुमो के खाते में 34 सीटें गई। कांग्रेस ने 16 सीट, राजद ने 4, CPI माले ने 2 सीटें जीती हैं। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सोमेश पटेल हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। आइए ताज़ा अपडेट उनसे ही ले लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है झारखंड। राजेश राज, पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति कह रही है आज झारखंड की, किस तरह से चुनावी सरगर्मियां आज देखने को मिल रही है, नतीजे आने के बाद किस तरह से अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए, नतीजों की बात करें तो नतीजे जो हैं वो सामने हैं संध्या। और जिस तरीके से पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के बीच पूरे 1 महीने तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसका कल पटाक्षेप हो गया। और मतगणना के बाद प्रचंड जीत के साथ जो इंडी गठबंधन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, वो सरकार बनाने जा रही है। और इसके लिए मैं अभी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं, जो हेमंत सोरेन जहां पर रहते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। और अब से कुछ ही देर बाद इंडी गठबंधन के नेता के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन
विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी चल रही है और कांग्रेस भवन के बाद तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं, माले के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, वो एक जगह इकट्ठा होंगे मुख्यमंत्री आवास में। और यहाँ पर हेमंत सोरेन को यह माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पर उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो परंपरा रही है अब तक, नई सरकार बनाने के दावा के पेश करने से पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट की मीटिंग में जो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है और फिर जो पदेन मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। फिर राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद नई सरकार की सूची जो है वो पेश की जाती है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने का जो उनका मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन जैसे ही आज नेता विधायक दल चुने जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करने के लिए राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। अभी तक समय जो है वो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सारी कवायदें जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद 26 तारीख को, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि परसों मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। ऐसी खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बहरहाल अब से कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल भी जुड़े हुए हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात, किस तरह की हलचल नजर आ रही है और जिस तरह से राजेश बता रहे थे कि संभावना है कि कहीं ना कहीं आज विधायक दल का नेता वापस से जो प्रक्रिया अपनाई जानी है चुन लिया जाएगा और उसके बाद में जल्द ही शपथ विधि भी हो जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इक्वेशन बैठने वाली है आज? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से झारखंड में दूसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है और आज जिस तरह से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक रखी है जिसमें जो नवनिर्वाचित विधायक है उन्हें निवास में बुलाया गया है और इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे और कुछ देर बाद वहां से जो सारे विधायक हैं राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार चुनने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में जो नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड में पिछले कई महीनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। यहां पर दो पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला था, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। दूसरी तरफ 2019 में जो कोल्हान का क्षेत्र है, कोल्हान के क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार जो जमशेदपुर पूर्वी से और जो सरायकेला है अपने सहयोगी पार्टियों के साथ वहां पर बीजेपी ने इस बार जीत भी हासिल की, जिस तरह से नतीजे भी आए। दूसरी तरफ जो झारखंड में जो मूल वास्तविकता चीजें, जो मूल बातें हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि पिछले 24 सालों में झारखंड का कोई भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब स्थानीय लोगों की अपेक्षा भी कि झारखंड की हेमंत जो सोरेन सरकार चुन के आई है इन तमाम चीजों को पूरा करेगी। जिस तरह से यहाँ पर जो अच्छे सब्जियां होती है, फल होते हैं, आज भी वो अपने इलाके में नहीं बेच पाते हैं, उन्हें महाराष्ट्र और कोलकाता सब्जियों को बेचने जाना पड़ता है। जिस तरह से शिक्षा का भी यहाँ पर बुरा हाल है, उससे भी लेकर हाई एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो लोगों को उम्मीद भी है कि एक नई सरकार गठन होने के बाद इन सारे चीजों पर हेमंत सोरेन सरकार कदम उठाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। साथ ही राजेश राज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप आज नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ कहेगा झारखंड। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है, बेहद ही खास है। साफ तौर पर अब किस तरह की हलचलें हैं वो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। इफ्फी 2024 के मंच पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा जारी है। 2024 में तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हनुमान की इफ्फी में स्क्रीनिंग हुई। डीडी न्यूज टीम ने अभिनेता तेजा सजा से खास मुलाकात की। आइए सुनते हैं। तेलुगु सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही हनुमान और हमारे साथ हैं साक्षात हनुमान इस वक्त। नमस्कार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए आप, बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने देखी, लेकिन जिस तरह का प्यार यहाँ मिल रहा है आपकी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं इफ्फी के मंच पर?
it's a proud moment. It's an honor to be here in IFFI Goa today, showcasing our film to global audience across India and across the globe is a happy moment for us. I hope we come here more often with great films from Telugu film industry. किस तरह से आपका अनुभव रहा, क्योंकि तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात होती है, रीजनल सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से रीजनल सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रहा है और हनुमान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, क्या उसकी उम्मीद थी? We've always expected Hanuman to be this big man, but I don't believe in this regional cinema anymore because audience across the country are ready to watch any film if we deliver right. So I think it's only one India, one cinema, Indian cinema. बिल्कुल भारतीय सिनेमा है और आज जिस तरह से दोबारा स्क्रीन की जा रही है, कुछ ऐसा आपको रहा कि सबसे मुश्किल क्या रहा? उसमें याद आता है आपको फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म 2-3 बार देखी है और उसमें सब कुछ था, उसमें आपका VFX है, उसमें आपका कॉमेडी है, एक्शन है, आपके अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले, तो किस तरह से कुछ यादें हैं उस फिल्म की कि लगातार वो फिल्म पसंद, लगातार वो हिट हो ही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पर भी? The difficult part was promoting the film. It was a very strenuous process. We've released the film in 5 languages and it was the first time for me or for the director or for the production house doing something so big. So all that was needed was belief. And that is a very difficult thing to convince everybody that we are going to do it. So that was the difficult thing. Making the film was not difficult for us. We enjoyed the process. Even if it was difficult, we enjoyed thoroughly throughout the making. But the difficult part was making everybody, convincing everybody that we can deliver something really big. Yeah. ज़ॉम्बी रेडी से हनुमान और हनुमान से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच तक, किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस जर्नी को? It's fantastic, ma'am. I've never imagined to be here. I've actually started my journey when I was 2.5 years old as a child actor. I've never planned anything. But I've always done my work sincerely. I think that has brought me until here. Yeah. डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक IFFI 2024 पर सितारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजा सज्जा एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार जो आज IFFI 2024 के मंच पर आकर अपनी फिल्म को मिल रहे प्यार से वाकई बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज शहीदी दिवस पर समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा देने वाले महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में उन्हें याद किया जाता है। आज 24 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। क्यों कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। साधन हेत इत जिन करी, शीस दिया पर सिय न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरुर न दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहब के 5वें पुत्र के रूप में हुआ। महज 14 वर्ष की आयु में मुगलों के साथ हुए युद्ध में इनके पराक्रम को देखकर गुरु हरगोविंद साहब ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। सन 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी की ज्योति ज्योत में समाने के बाद सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को गुरु द गद्दी सौंप दी गई। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु द गद्दी सौंपकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उनके मंदिर जो औरंगजेब गिरा रहा था और जिन्हें उतार रहा था, उन्होंने शहादत दी चांदनी चौक दिल्ली में आकर। और उनकी जो शरीर था, बॉडी था, वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का धड़ जिसको बोलते हैं, वो इसी जगह पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो आप सुशोभित है, आप देख रहे हैं, धड़ का संस्कार भाई लखी शाह वनजारा ने अपने घर पे रखे किया था। और उनका शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ से वो पंजाब की धरती अनंतपुर साहब पहुँचा था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी के सामने औरंगजेब ने उनके सभी साथियों को शहीद करवाने के बाद दिल्ली के चांदनी चौक पर
24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटकर उन्हें शहीद कर दिया। एक और आताताई और अत्याचारी मुगल थे जो भारत के समाज का धर्म परिवर्तन के लिए आमादा थे। वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने मदद मांगने वालों के पक्ष में अपना बलिदान कर दिया, देश की संस्कृति और धर्म के लिए अपना शीश तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान गुरु और महान बलिदानी गुरु के लिए कहा जाता है, जय मरे दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।